नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया का यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ से मिला तगड़ा झटका। पाकिस्तान ऋण प्रबंधन योजना के प्रस्ताव को आईएमएफ ने किया खारिज। कर्ज के बदले 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली बिल बढ़ाने का दिया सुझाव। चीन को घेरने के लिए अमेरिका फिलीपींस के 4 सैन्य बेस में तैनात करेगा अपने सैनिक। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से की मुलाकात। सैन्य बेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। फिलीपींस ने अमेरिका को बताया पुराना सहयोगी। अमेरिका और उत्तर कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से तिलमिलाया उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैन्य अभ्यास से तिलमिलाया उत्तर कोरिया। प्योंगयांग ने कहा संयुक्त अभ्यास ने स्थिति को लाल रेखा को और करीब धकेला। संयुक्त हवाई अभ्यास में अमेरिकी B-1B भारी बमवर्षक F-22, F-35 लड़ाकू विमानों ने लिया हिस्सा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का यूक्रेन दौरा। जंग शुरू होने के बाद चौथी बार पहुंची कीव। जेलेंस्की को निरंतर समर्थन का दिया आश्वासन। अभी तक यूरोपीय संघ यूक्रेन को दे चुका है 50 बिलियन यूरो की मदद। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की। अगले महीने एक और वृद्धि के दिए संकेत। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी ब्याज दरों में 0.25 अंक का किया इजाफा। ब्याज दरों में वृद्धि चक्र के जल्द समाप्त होने के भी दिए संकेत। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। पाकिस्तान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े इस मुल्क को उम्मीद आईएमएफ से थी, लेकिन उसने भी पाकिस्तान के कर्ज सर्कुलर मैनेजमेंट प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। सोमवार को पेशावर की एक मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके में 100 लोगों की मौत हो गई। आतंकवाद के बढ़ते दायरे और आर्थिक संकट से जूझते इस देश में सियासी रस्साकशी भी जारी है। एक तरफ पाकिस्तान भीषण आर्थिक तंगी से कराह रहा है, बड़ी आबादी के सामने पेट की आग बुझाने का संकट खड़ा है, दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर जिस आतंकवाद को दशकों से वो अपनी विदेश नीति के रूप में प्रयोग कर रहा है, अब वही उसे झुलसा रहा है। पेशावर दहला तो आतंकवाद से मानवता पर लगते घाव को सरकार और अवाम दोनों ने महसूस किया। अब तक दुनिया के अलग अलग मंचों पर दहशतगर्दों को पनाह देने से इनकार करने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने संसद में मुजाहिदीन को तैयार करने की बात खुद कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि ये कौमी गलती थी, कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की। जिन लोगों को हमने खुद बनाया आज वो दहशतगर्द बन गए हैं। इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि पेशावर मस्जिद को दहलाने वाले पुलिस की वर्दी में आए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का कहना है कि आतंकी बाइक पर सवार होकर अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में घुसे थे। साथ ही पुलिस ने कहा है कि हमलावरों की पहचान आतंकी नेटवर्क के सदस्य के रूप में की गई है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। सोमवार को पेशावर की एक मस्जिद में हुए भीषण बम धमाके में करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पहले तहरीक तालिबान ने ली थी, लेकिन बाद में उसने अपने इस दावे को वापस ले लिया। मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना और फिर पुलिस की वर्दी में होना, और हाँ पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहां पे उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। वहीं मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तगड़ा झटका लगा है। कर्ज मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब आईएमएफ ने पाकिस्तान के सर्कुलर कर्ज मैनेजमेंट प्लान को मानने से इनकार कर दिया। ये कर्ज खारिज होना पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है।
आईएमएफ चाहता है कि सरकार बिजली की कीमतों में 11 से 12.50% प्रति यूनिट तक का इजाफा करे। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को एक्सीडेंटल फंड फैसिलिटी के तहत बेल आउट पैकेज दिया जाना है, लेकिन यह बेल आउट पैकेज देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कम है। पाकिस्तान ने 20 बार आईएमएफ से कर्ज लिया है। आतंकवाद का बढ़ता दायरा, तेज होते हमले और आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में राजनीतिक रस्साकशी भी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद को गुरुवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। रशीद को इमरान के करीबियों में माना जाता है। पुलिस ने उन्हें मरी मोटरवे से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के दावे का खंडन करते हुए रशीद और उनके भतीजे ने रावलपिंडी स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने की बात कही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। रशीद ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पीटीआई चीफ की हत्या की साजिश रच रहे हैं। और चीन की नकेल कसने की कोशिश में अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की फिलीपींस यात्रा के दौरान अमेरिका और फिलीपींस के बीच सैन्य समझौता हुआ, जिसके मुताबिक अब फिलीपींस अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों तक विस्तारित पहुंच प्रदान करेगा। दोनों देशों के विवादित चीन सागर में बढ़ती चीन की आक्रामकता और स्वशासित ताइवान पर तनाव के बीच बढ़ती चिंता के बीच यह समझौता किया गया है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन पर नजर रखने के लिए गुरुवार को अमेरिका को बड़ी कामयाबी मिली, जब उसके पुराने मित्र देश फिलीपींस के साथ ऐतिहासिक सैन्य समझौते पर अंतिम मोहर लग गई। अमेरिका और फिलीपींस के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक अब फिलीपींस अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों तक विस्तारित पहुंच प्रदान करेगा। गुरुवार को मनीला पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ऑस्टिन ने ऐलान किया कि इनहेंस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेस पर अमेरिकी फौज तैनात की जाएगी। हालांकि फिलीपींस के किन किन मिलिट्री बेस पर अमेरिका की पहुंच होगी, इसका ऐलान नहीं किया गया। फिलीपीन अमेरिका गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है और मजबूत बना हुआ है। हम उन अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो नई साइटों तक हमारे सहयोग को एक साथ विस्तारित करने के लिए अवसर पैदा करेगी। वहीं फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग मार्कोस ने अमेरिका को अपना सबसे पुराना साथी और सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में अशांत जल के बीच इस साझेदारी को काफी महत्व देते हैं। मैं फिर से उस साझेदारी को महत्व देता हूं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, लेकिन सभी साझेदारी और गठबंधन जो हम दुनिया भर में अपने दोस्तों के साथ करने में सक्षम हैं। अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मिंडानाओ में कैंप नवारो का दौरा किया। शिविर में ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स फिलीपींस सेवा सदस्यों के साथ ऑपरेशन फिलीपींस ईगल फिलीपींस के तौर पर काम करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये एकमात्र नामित ऑपरेशन है। इस समझौते को 30 साल से ज्यादा समय के बाद फिलीपींस में अमेरिका की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 1950 के दौर में अमेरिका के फिलीपींस में 2 बड़े सैन्य बेस थे। यहाँ 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे। 1991 में मौजूदा राष्ट्रपति के पिता तानाशाह फर्नांडिस मार्कोस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। शीत युद्ध खत्म हो चुका था। चीन उस दौर में इतना ताकतवर नहीं था। इन हालात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने फिलीपींस से अपनी सेना को वापस बुला लिया था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। चीन क्षेत्र में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। 2014 के बाद से चीन ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मिस्चीफ रीफ सहित कई जगहों पर कृत्रिम द्वीप बना लिए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका एक बार फिर फिलीपींस का रुख कर रहा है। चीन ने समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करना जारी रखे हुए है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंच रहा है। जानकारों का मानना है कि इन सब के बावजूद फिलीपींस जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह चीन का खुलकर विरोध नहीं करेगा। बोंग मार्कोस राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा चीन की थी। वो चीन के सैन्य ताकत को देखते हुए अमेरिका से मदद लेने के साथ ही चीन से भी अपने
आर्थिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, वही अमेरिका के साथ बेहतर होते संबंध का फिलीपींस को घरेलू स्तर पर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिका के कई शहर पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी की चपेट में हैं, जिससे जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। इस हफ्ते अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में आए घातक बर्फीले तूफान की वजह से हवाई और सड़क परिवहन पर बुरा असर पड़ा। तूफान के चलते टेक्सास में भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। टेक्सास में करीब 3 लाख लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर रहे। वहीं वर्जीनिया तक के राज्यों में बर्फीले तूफान के बाद अमेरिकी एयरलाइंस को देश में 1400 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन जंग के साल भर होने को है और जंग किसी अंजाम तक भले न पहुंची हो, लेकिन जंग को लेकर दुनिया में खेमेबाजी बढ़ती जा रही है। रूस को चीन के अलावा अब दक्षिण अफ्रीका का भी साथ मिलने जा रहा है। हिंद महासागर में रूसी सैनिक दक्षिण अफ्रीकी और चीन के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास करेंगे। रूसी सैनिकों की तरफ से संभावित हमलों का करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने खार्किव क्षेत्र में 3 दिवसीय सैन्य टैंक अभ्यास को अंजाम दिया है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के 1 साल बाद भी जंग थमने के आसार नहीं हैं, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी नजर आई, जिसकी वजह से अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रूस को एक तरह से अलग थलग कर दिया। लेकिन युद्ध के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले रूस को चीन के अलावा दक्षिण अफ्रीका का भी साथ मिलने जा रहा है। हिंद महासागर में रूसी सैनिक दक्षिण अफ्रीका और चीन के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। तीनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास 17 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। सैन्य अभ्यास का निर्णय रूसी विदेश मंत्री की हाल में हुई दक्षिण अफ्रीका दौरे के वक्त लिया गया। हालांकि विदेश मंत्री ने सैन्य अभ्यास को सिर्फ रक्षात्मक अभ्यास करार दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रूस पूरी तरह से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री लावरोव ने पिछले साल नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। यदि आप शांति चाहते हैं तो हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार रहें। मुझे लगता है कि हम वर्तमान परिस्थिति में भू राजनीतिक स्थिति के बीच और मजबूत बनकर उभरेंगे। उधर आने वाले दिनों में रूसी सैनिकों की तरफ से संभावित हमलों का करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस ली है। रूस की तरफ से किसी भी कार्रवाई के खिलाफ यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने खार्किव क्षेत्र में 3 दिवसीय सैन्य टैंक अभ्यास को अंजाम दिया। टैंक अभ्यास का उद्देश्य खार्किव क्षेत्र पर एक और रूसी हमले की स्थिति में सैनिकों की तत्परता को बढ़ाना था। यूक्रेन के मुताबिक इस दौरान टैंक चालक दल के सदस्यों, पैदल सेना और मोर्टार ऑपरेटरों सहित सैनिकों ने हमले और रक्षा की लड़ाई का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तत्काल जरूरत को देखते हुए अमेरिका ने $2 बिलियन से अधिक की सैन्य सहायता देने का फैसला किया है। पहली बार इसमें लंबी दूरी के रॉकेट के साथ साथ अन्य गोला बारूद और हथियार भी शामिल होंगे। यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले सैन्य उपकरण में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, सटीक मार करने वाले हथियार समेत जेवेलिन एंटी टैंक सिस्टम शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज का एक हिस्सा यूक्रेन सुरक्षा सहायता पहल से आ सकता है, जिसके तहत राष्ट्रपति हथियारों को अमेरिकी स्टॉक की जगह सीधे उद्योगों से खरीद सकते हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची। उन्होंने वहां यूक्रेन यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आयुक्तों की एक टीम के साथ दौरा किया। अपने दौरे के बाद वॉन ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने की अपील करते हुए यूक्रेन के साथ हमेशा की तरह मजबूती से खड़े रहने की बात कही। दरअसल रूसी हमलों के बाद से यूरोपीय यूनियन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगाते हुए यूक्रेन को हथियार भेजकर काफी मदद की।
इतना ही नहीं, यूक्रेन को मदद पहुंचाने के मकसद से पिछले साल जून में यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा भी दे दिया गया। रूस न केवल यूक्रेन के खिलाफ बल्कि यूरोप और दुनिया के खिलाफ अपनी सेना को केंद्रित कर रहा है। ऐसे देश को हराने के लिए युद्ध के मैदान पर सफलता ही काफी नहीं है। यूरोप में विश्वास की जरूरत है, मुक्ति, शांतिपूर्ण यूरोप में विश्वास, हमारे संस्थानों की ताकत के साथ एकजुट यूरोप की जरूरत है। यूरोप पहले दिन से ही यूक्रेन के पक्ष में रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे महाद्वीप का भविष्य यहाँ लिखा जा रहा है। हम जानते हैं कि यूक्रेन खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए लड़ रहा है। जो कुछ दांव पर लगा है वह है यूक्रेन की स्वतंत्रता। यह सत्तावादी के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई है। हालांकि उर्सुला वॉन के दौरे को लेकर रूसी विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर मॉस्को के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि ईयू प्रमुख के रूप पर टिप्पणी नाजीवाद से कम नहीं है। उधर रूस ने हमले की तीव्रता को बढ़ाते हुए पूर्वी यूक्रेन में रॉकेट से क्रामाटोर्स्क में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसमें से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक नागरिक घायल हो गए। मिसाइल हमले में कम से कम 8 अपार्टमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, जबकि एक इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। राहत और बचाव कार्य चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। दुनिया भर में छा रही आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के बीच अब इंग्लैंड में महंगाई दर 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की और अब इसे 4% कर दिया। इंग्लैंड के केंद्रीय बैंक को लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 1.25% की बढ़ोतरी की थी और अब यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 0.5% इजाफे की पुष्टि की है। दुनिया भर में महंगाई को रोकने के लिए अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक लगातार ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के 1/4% ब्याज दरें बढ़ाने के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी महंगाई पर नकेल कसने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी कर उसे 4% कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोरोना महामारी और रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद से 10वीं बार लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल वहां महंगाई दर 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। यूके में दिसंबर में 2022 में महंगाई दर डबल डिजिट 10.5% पहुंच गई थी। हमने बैंक दरों में 0.5% का इजाफा किया है। अब यह बढ़कर 4% हो गया है। वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति अक्टूबर में 11.1% से घटकर दिसंबर में 10.5% हो गई थी। हमें लगता है कि इस साल गिरावट जारी रहेगी। साल की दूसरी छमाही में इसके और तेजी से गिरने की उम्मीद है। इस बीच यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 0.50% इजाफे की पुष्टि करते हुए इसे 2.5% कर दिया है। बैंक ने कहा कि मार्च में 0.50% की फिर बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले 2022 में ब्याज दरों में 4 बार वृद्धि की गई थी। यूरोजोन में महंगाई जनवरी में लगातार तीसरे महीने गिरी है। इससे पहले बुधवार को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने महंगाई पर नकेल कसने के लिए ब्याज दरों में 1/4% की बढ़ोतरी की थी। फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में 0.25 अंक बढ़ोतरी होने से ये अब 4.75 हो गई है। फेडरल रिजर्व ने यह संकेत भी दिया है कि आगे भी दरें बढ़ाई जा सकती हैं। फेडरल रिजर्व के कदम से मंदी का खतरा और बढ़ गया है। फेडरल रिजर्व ने बताया कि महंगाई दर कम जरूर हुई है, लेकिन अब भी ये काफी ज्यादा है। डॉयचे बैंक के सीईओ ने इस कदम का स्वागत किया है। फेड और ईसीबी द्वारा ब्याज दरें बढ़ाते रहना काफी महत्वपूर्ण है। रणनीति में बदलाव केवल मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को खतरे में डालेगा और इस प्रकार हमारे दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए जोखिम होगा। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से खाद्य सामग्रियों से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई से निपटने के लिए दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व के इस कदम से दुनिया भर में मौद्रिक बाजार पर निश्चित असर पड़ेगा। डॉलर की कीमत ज्यादा होने से आयात के लिए काफी पैसा अन्य देशों को खर्च करना होगा। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से।
पोप फ्रांसिस ने डीआर कांगो की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान वहां के युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से भ्रष्टाचार का विरोध करने की अपील की। इससे पहले पोप ने क्षमा दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा में कांगो के लोगों से आग्रह किया कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों को क्षमा कर दें। दरअसल ये कार्यक्रम दशकों से हिंसा का सामना कर रहे कांगो में शांति और क्षमा के पोप के आह्वान को समर्पित था। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहां के करेंसी नोट्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब ऑस्ट्रेलिया में $5 के करेंसी नोट पर महारानी एलिजाबेथ की जगह चार्ल्स तृतीय की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्वदेशी संस्कृति के इतिहास को प्रतिबिंबित करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की इस नोट पर ब्रिटिश राजतंत्र का प्रतीक अब नजर नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक ने कहा है कि $5 के नए नोट पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चित्र की जगह एक अलग डिजाइन होगा। नोट के डिजाइन पर ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाएगा। मौजूदा समय में इस नोट पर दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का चित्र है। ऑस्ट्रेलिया में केवल $5 के नोट पर ही ब्रिटिश राजतंत्र की छाप नजर आती है। हालांकि किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर सिक्कों पर नजर आते रहने की संभावना है। बैंक ने कहा है कि सरकार के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है और सरकार ने इस बदलाव का समर्थन किया है। अमेरिकी मुद्रा में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य कीमत करीब 71 सेंट है। आम लोगों का मानना है कि इससे ऑस्ट्रेलियाई लोगों की संस्कृति और इतिहास का सम्मान बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल शानदार है। यह ऑस्ट्रेलिया है। आइए स्वदेशी संस्कृति को अपने ध्यान में रखें और दिखाएं कि हम वास्तव में कौन हैं। यहाँ के मूल निवासी कम से कम 65,000 वर्ष से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में रहते चले आ रहे हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक का पहला बेड़ा 1770 ईस्वी में सिडनी के तट पर पहुंचा था। माना जाता है कि जेम्स कुक ने इसकी खोज की थी, लेकिन साथ ही मूल निवासियों और ब्रिटिश नागरिकों के बीच द्वंद्व भी होता रहा। कैप्टन कुक की हत्या के बाद ये कटुता और भी बढ़ गई और शायद यही कारण रहा हो कि मूल निवासी इतिहास की किताबों से गायब हो गए। 1960 के दशक में इन गलतियों को सुधारा गया और उन्हें इतिहास की किताबों में बराबर का दर्जा दिया जाने लगा। बता दें कि पिछले साल 8 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु को ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक शोक घोषित किया गया, लेकिन कुछ स्वदेशी समूहों ने भी इस औपनिवेशिक ब्रिटेन के विनाशकारी प्रभाव का विरोध किया और राजशाही के उन्मूलन का आह्वान किया। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटिश सम्राट बने, लेकिन साथ ही उनकी मृत्यु ने संवैधानिक राजतंत्र के रूप में अपने भविष्य के बारे में ऑस्ट्रेलिया में बहस फिर से शुरू हो गई। 1999 में हुए एक जन्म संग्रह में ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्र प्रमुख के तौर पर रहने का समर्थन किया गया था। ब्रिटिश सम्राट के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 12 अन्य राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुख भी हैं। हालांकि उनकी भूमिका काफी हद तक औपचारिक है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि $5 के नोटों पर नए सम्राट की तस्वीर खुद ब खुद नहीं बदली जाएगी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने मूल निवासियों को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पर मान्यता देने के लिए राष्ट्रगान से युवा और स्वतंत्र वाली लाइन को बदल दिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के $5 के नोट पर अब नहीं दिखेगा ब्रिटेन की राजशाही के संकेत। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।